दोस्तों नमस्कार। आज ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं होने वाला है। आज इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा कोई सजाने धजाने वाला नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कोई लीपा पोती करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज बहुत ही सरलता के साथ एक भारतीय होने के नाते, एक जिंदा इंसान होने के नाते इस देश की बद से बदतर होती हुई परिस्थिति, इस देश के सत्ताधारी लोगों द्वारा आम जनमानस की जो भावनाएं हैं, जो सिस्टम है, उस सिस्टम की जो लगातार हत्या की जा रही है, जिस तरह से एक नॉर्मल सोसाइटी को निचोड़ करके इस देश के नेता अपने इस्तेमाल के लिए फेंक रहे हैं, जिस तरह से इस देश के सत्ताधारी लोग, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो सिस्टम को सुधारने वाला कोई भी विंग हो, उसका इस्तेमाल अपने निजी हित और उपयोग के लिए कर रहे हैं। कैसे इस देश की करोड़ों अरबों की आबादी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे इस देश की जनता को लगातार धोखे में रखकर चंद लोग रबड़ी मलाई काट रहे हैं, उसका एक जीता जागता छोटा सा उदाहरण जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लेमैन लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप लोगों के बीच अपने शब्दों में रखने का प्रयास करने आया हूं, जिससे चाहे वो किसान हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो रेडी पटरी पर सामान बेचने वाला हो, चाहे वो फल बेचने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो ईंटा उठाने वाला व्यक्ति हो, मेरी बात को ध्यान से समझ सके और विचार कर सके, क्योंकि बुद्धि ईश्वर ने देके भेजी है, वो किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। भले ही अत्याचार चरम पर हो, लेकिन कम से कम एक इंसान होने के नाते हर कोई इस बात को समझ तो सकता ही है। और ये देश उन्हीं लोगों के वंशजों से भरा है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को एक समय में इस धरती से उखाड़ करके फेंक दिया था और वापस अपने मुल्क लौटने पर मजबूर कर दिया था। सिस्टम का काला चेहरा आप देखिए। संभल उत्तर प्रदेश का एक बहुचर्चित स्थान जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का सर्वे किए जाने का आदेश जज आदित्य सिंह के द्वारा दिया गया था। जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर देने के बाद एक बहुत बड़ी हिंसा भड़क गई। इस मस्जिद का सर्वे किए जाने का विरोध करने वाले एक बहुत बड़े मॉब ने पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चले, बहुत बड़ी हिंसा भड़क गई पुलिस वालों और एक बहुत बड़ी पब्लिक मॉब के बीच, जिसमें तमाम लोग घायल हुए। पुलिस वालों ने भी लाठियां चलाईं। उस वक्त वहां पर अनुज चौधरी, जो इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु हैं, वो वहां के सीओ पद पर थे और ये फायरिंग का ऑर्डर जब दिया गया तो वहां मौजूद थे। उन्होंने ऑर्डर दिया, गोलियां चली, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए। इस मामले को लेकर के एक व्यक्ति ने मुकदमा दाखिल किया कि अनुज चौधरी और कुछ पुलिस वाले हैं जिनके द्वारा इस तरीके की बर्बरतापूर्ण हरकत की गई, जो कि मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन में है। जबरदस्ती निर्दोषों की हत्या की गई है, इसलिए इन लोगों पर इस मामले में एफआईआर पंजीकृत की जाए, जो कि हर नागरिक का राइट है। मुकदमा किया जा सकता है, प्रार्थना पत्र न्यायालय में देना इस भारत के हर एक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए 9 जनवरी 2026 को विभांशु शेखर सीजीएम ने, जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे,
इन्होंने इस मामले की पूरी सुनवाई की, जैसा कि नॉर्मल होता है। 156(3) की एप्लीकेशन पड़ती है FIR लिखाने के लिए। फिर मजिस्ट्रेट उस पर पूरा संज्ञान लेता है, चीज़ों को देखता है, समझता है। उसके बाद ये ऑर्डर देता है कि हाँ, इस मामले में FIR की जानी चाहिए कि नहीं। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, एक लॉयर होने के नाते, क्योंकि मैं खुद एक वकील हूं, एक कांस्टेबल पर भी FIR लिखा पाना बहुत ज़्यादा असंभव सी बात है। सिस्टम ऑलरेडी इतना ज़्यादा करप्ट है कि आप एक कांस्टेबल पर मुकदमा लिखाने की एप्लीकेशन डालिए और उसके बाद आपको एहसास होगा कि कैसे ये सिस्टम करप्ट लोगों को सपोर्ट करने वाला है। उसके बाद भी विभांशु शेखर जी ने, जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, हिम्मत की, अपने पद का सदुपयोग किया, न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए और आम जनता का जो विश्वास न्यायपालिका में है कि अगर किसी ने उस व्यक्ति के साथ गलत किया, तो चाहे वो राजनेता हो, पुलिस वाला हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितनी भी बड़ी अथॉरिटी हो, कोर्ट में वो अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब ले सकेगा। इस विश्वास को दृढ़ करने के उद्देश्य से CGM साहब ने CO अनुज चौधरी और 15-20 अन्य जो पुलिस वाले थे, जो उस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने गोली चलाई थी, उनके खिलाफ सिर्फ FIR लिखने का ऑर्डर पास किया कि थाना अध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वो, जो उस क्षेत्र का थाना अध्यक्ष था, वो इस मामले पर FIR दर्ज करे और विवेचना चालू हो। अब यहीं से खेल शुरू होता है। अच्छा, एक बात बताओ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अगर उस व्यक्ति को नॉर्मल ऐसे कहीं चौराहे पे खड़ा कर दो और एक थप्पड़ खींच के मार दो, तो मुझे लगता है कि 2-4 घंटे जमीन से उठ नहीं पाएगा वो। भाई, इस पद पे बैठे हुए जो भी लोग हैं, अगर उनकी हाइट, वेट और पर्सनालिटी के हिसाब से गणना कर ली जाए, तो भाई साहब, आप चाहे ट्रंप खड़ा हो, उसका कान पकड़ के बैठा दोगे तो 2-4 घंटे उठ नहीं पाएगा। हाथ जोड़ के कहेगा कि भैया किसी तरीके से माफ कर दो भैया, अब दोबारा गलती नहीं होगी, उठ जाने दो भैया, चाचा छोड़ दो, बहुत दिक्कत हो रही है, मर जाएंगे बप्पा, छोड़ दो हमको। लेकिन ताकत उस व्यक्ति को आम से खास बना देती है। अगर हाईकोर्ट का जज किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे कि इसको हिरासत में ले, सपोज करिए किसी हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, विधायक, सांसद, किसी को कोई एक नॉर्मल आदमी गाली दे, तो हिम्मत है उस आदमी की कि उस नॉर्मल देहाती आदमी से वो लड़ पाएगा? गिरा करके 2 मिनट में हाथ पैर तोड़कर फेंक देगा उसका वो, चाहे जितना बड़ा कोई अधिकारी, कर्मचारी या राजनेता हो। लेकिन उसके पास जो सत्ता की ताकत है, पद की ताकत है, उसी का तो प्रयोग करके वो ऑर्डर पास करता है और ऑर्डर का कंप्लायंस कराकर वो उस व्यक्ति के खिलाफ उसका यूज करता है और उसको उठवा लेता है, उल्टा लटकवा के उसकी खाल उतरवा लेता है, थाने में बंद करा देता है, FIR लिखा देता है, मकान कुर्क करा लेता है, जमीन उसकी कुर्क करा लेता है, बंगले, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराने का ऑर्डर दे देता है, निस्त नाबूद कर देता है, केवल अपने पद का उपयोग करके, क्योंकि उसके पास कलम की ताकत होती है, सत्ता की ताकत होती है। लेकिन अगर सपोज करिए कि हाईकोर्ट जस्टिस ने ऑर्डर दिया कि ये इस व्यक्ति ने यहां पर कंटेम्प्ट किया है, मुझे गाली दी है, इसको हिरासत में ले लो, और पुलिस वाले कहने की जाओ नहीं लेते, नहीं लेंगे हिरासत में, भगते रहो तुम। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहे कि इस आदमी ने ये गलत काम किया, मुझे इसने गाली दी है, मेरे ऊपर हमला किया, इसको पकड़ लो, बंद करो जेल में, और पुलिस वाले कहें, अथॉरिटी जो है, जो जिनको ऑर्डर किया गया, वो कहे कि जाओ तुम भगते रहो, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? यही सोचने का विषय। सोचिए, जो लोग भी मेरी इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा सोचिए, अगर हाइट, वेट और पर्सनालिटी के हिसाब से देखा जाए तो गांव का लौंडा इन सभी लोगों का बाप है। केवल अगर इनको अपने पद से हटा दिया जाए, चहेट चहेट के ऐसी तैसी कर देगा उनकी। केवल इनके पास पद है, उसी चीज का तो रौब है कि चल रही है स्क्वाड,
सायरन बज रहे हैं, भौकाल मेंटेन है, हिम्मत नहीं किसी की। जज साहब ने ऑर्डर दिया है, विधायक जी ने कहा है, मंत्री ने कहा है, पीएम साहब ने कहा है, बात नहीं मानोगे तो 2 मिनट में छठी का दूध आ जाएगा। लेकिन अगर आदमी ये कह दे कि जाओ, नहीं मानते, बकते रहो तुम, उसके ऊपर वाली अथॉरिटी को कहा जाए कि देखो ये मेरी बात नहीं मान रहा, वो भी मना कर दे कि जाओ हम भी नहीं मानते। वही काम हुआ यहां संभल में। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके पास ये पावर है कि वो पुलिस को ऑर्डर करेगी कि एफआईआर लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कहती हैं, बीएनएस बीएनएसएस बीएसएसएस, ये जो भी अब बदले हुए कोड्स हैं वो सब प्रावधानित करते हैं। इस देश का कानून ये कहता है कि सीजीएम साहब ने ऑर्डर दिया मतलब दिया, तो उसका कंप्लायंस होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, आज तक मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर का कंप्लायंस पुलिस ने नहीं किया तो नहीं किया। जिसकी मां ने दूध पिलाया हो जाके उखाड़ ले उनका जो उखाड़ना है। नहीं ऑर्डर माना, बल्कि उस जज का ट्रांसफर संभल से हटाकर दूसरे स्थान पर कर दिया गया और उसकी जगह एक नए जज को लाया गया, जो कि वही पुराना जज था आदित्य सिंह, जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया था। इस बात को लेकर के फिर वही बात कि हम वकील हैं। एक वकील ही ऐसी विंग है जो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो टीन के नीचे बैठ रही हो, चाहे वो दरबे में बैठ रही हो, चाहे वो लकड़ी की टूटी हुई कुर्सी मेज पर बैठ रही हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम वकील ने ही किया है, अधिवक्ता ने ही किया है। और फिर से संभल के तमाम वकीलों ने उग्र आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए कि विभांशु शेखर साहब को वापस लेके आया जाए, उनका ट्रांसफर गलत हुआ है। इस बात ने पूरे के पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है, पूरी व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिया है। हालांकि जो दोबारा जज साहब आए थे उनका फिर से तबादला कर दिया गया, उनको भी हटा दिया गया। अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के एफआईआर नहीं हुई तो नहीं हुई। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप क्या सोच करके अब आगे कोर्ट में जाएंगे, क्या सोच करके आप न्यायपालिका के सामने झोली फैलाएंगे, किन किताबों को पढ़ेंगे मेरे भाई, कौन सा लॉ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कोड। भाई जब जज की बात ही अथॉरिटी नहीं मानेगी तो वो जज क्या बेचता है, वो तो समझ लो चना बेचने वाला हो गया। जब उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं, उसके ऑर्डर का कोई कंप्लायंस नहीं, तो भैया काहे की न्यायपालिका, काहे का सिस्टम, किस लिए कोट और गाउन पहन करके जाके और आर्ग्यूमेंट करें और क्या होगा उससे, यह सोचने की बात है। क्या सोच के आप किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी एक गलत भ्रष्टाचारी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोर्ट में मुकदमा लेकर के जाओगे। जब आपको ये पता है, जब जज साहब को ये पता है कि वो कोई ऑर्डर देंगे और उसका कंप्लायंस नहीं होगा, तो क्या फायदा न्यायपालिका के आगे हाथ फैलाने का। और ये जो सवाल है, ये सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं, ये जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए बहुत बड़ी सोचने की बात है। जो न्यायिक अधिकारी हैं उनके लिए सोचने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का इल्म है, गुमान तो नहीं कह सकते, घमंड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एहसास तो है ही है कि हाँ वो जज हैं। उनको ये बात पता है कि हाँ उनकी कलम में ताकत है, वो ऑर्डर देंगे तो बड़े से बड़ा अपराधी घुटना टेक देगा, अच्छे अच्छे लोगों को छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन देखो इस मामले में क्या हुआ। कभी सुना है ऐसा इतिहास में? भाई मैंने तो नहीं देखा सुना। अपनी 10-15 साल की मेरी वकालत है, उस 14-15 साल की वकालत में मैंने इस चीज़ को तो कभी महसूस नहीं किया कि कोई जज किसी अथॉरिटी को ऑर्डर दे और वो अथॉरिटी वो ऑर्डर मानने से मना कर दे और उस अथॉरिटी का बाल भी बांका ना हो। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इस पर हर किसी को सोचना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर इस देश में ऐसा कौन सा जहर घुल गया जिसने जुडिशरी तक को अपना ग्रास बना लिया है।
सिस्टम को कोलैप्स करने पर लगे हुए हैं, खा गए ये लोग। ये जो सत्ताधारी लोग हैं आज के समय में, जो रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को पैरालाइज करते चले जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। क्योंकि देखिए, अमर होकर कोई नहीं आया, मर के एक दिन सबको चले जाना है। लेकिन अगर आप जिंदा हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो यार कुछ ऐसा करके जाइए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अन्याय के खिलाफ बोल तो सकते हैं, टूटे फूटे शब्दों में बोल सकते हैं, लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोल सकते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो हाव भाव व्यक्त कर सकते हैं, टूटी फूटी देहाती में बोल सकते हैं, अवघड़ भाषा में बोल सकते हैं, अवधि में बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। देश को ज़रूरत है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को ज़रूरत है, आपके भविष्य को ज़रूरत है, आपकी संतानों के भविष्य को ज़रूरत है। अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल को आपके बच्चे आपको ही गाली देंगे कि जब गलत हो रहा था तो मेरे चाचा, पापा, बाबा ये मूक दर्शक बने, चुपचाप एक जानवर की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह केवल तमाशा देख रहे थे। धन्यवाद।